Good morning all. Myself Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. Today we are going to start a very interesting and very useful concept that is known as inert pair effect. बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझें क्योंकि हर जगह अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हर जगह इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम ध्यान से समझेंगे, पूरा फोकस, और उसके बाद आप समझें इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो पढ़ा था वो शील्डिंग एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट था। नाउ टुडे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को पढ़ेंगे। क्लास 11 में हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पर उसका जनरल रिवीजन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल बेस से दे रहा हूँ तो बहुत ध्यान से आप समझना इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। अगर हम किसी भी पी ब्लॉक के ग्रुप की बात कर लेते हैं, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और स्पेशली 13 एंड 14 ग्रुप, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहले समझते हैं और फिर समझते हैं इन्हीं पर ज़्यादा क्यों होता है और उससे होगा क्या, वो समझते हैं। तो कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं 15 ही ग्रुप ले लेता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इन 16 ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, बहुत ध्यान से समझना। कन्फिग्रेशन लिखूंगा समझ आएगा आपको। ये ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 16 है। ग्रुप नंबर 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, वो होती है NS2NP3। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2S2 2P3, यहाँ आएगा 3S2 3P3, 4S2 4P3, 5S2 5P3 एंड 6S2 6P3। ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की, तो नाइट्रोजन के पास जो शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 2S2 2P3। इसके ये नाइट्रोजन का हो गया। नाइट्रोजन से मैं जाता हूँ फॉस्फोरस पर, तो जब मैं ये न्यूक्लियस, ये इसका शेल फॉस्फोरस है 3S2 3P3 और फॉस्फोरस से आगे गया आर्सेनिक, वो हो गया 4S2 4P3। तो वो ध्यान से समझना एक चीज, 2S2 2P3 के अगर मैं पीछे देखूं तो वो है 1S2, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उन पर रिपल्शन किसका लग रहा है, एस का रिपल्शन। मतलब बहुत ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर रिपल्शन लगता है, ऐसे ये रिपल करते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, ये रिपल कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सिंपल है, रिपल्शन शील्डिंग इफेक्ट। तो ये शील्डिंग इफेक्ट है। होगा क्या इससे भाई, धक्का मारेंगे तो ये दूर चला जाएगा ना, साइज बढ़ जाएगा। यहां अगर हम बात करें तो यहां पर भी रिपल्शन किसका है, 1S2 2S2 2P6, इनका रिपल्शन है इस पर। तो ये सारे S और P के इलेक्ट्रॉन है। अब कहानी देखना यहां पर क्या होगी, यहां पर S और P के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक 3D10 भी घुसा हुआ है बीच में। तो यहां पर जो रिपल्शन है ना इलेक्ट्रॉन का, उसमें d ऑर्बिटल भी आ रहा है। अब कहानी ध्यान से समझना कि जब अंदर से धक्का लगता है उसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो S और P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से करते हैं, इस रिपल्शन को बहुत अच्छे से करते हैं, ये शेप की वजह से उनका। लेकिन D और F की अगर हम बात करें तो उनका रिपल्शन बहुत पुअर होता है उनकी शेप की वजह से, क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, बहुत दूर होते हैं। देखने में तो हमें सेम लग रहे हैं लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, प्लेन में उनका प्लेन ही दूसरा होता है, तो रिपल्शन बहुत वीक होता है। तो अगर D यहाँ आ गया तो इसका रिपल्शन क्या होगा, वीक। उससे क्या हुआ, देखो यहां से यहां जब हम गए, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस हम जब गए तो साइज बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि अंदर से धक्का लगा, साइज बढ़ गया। यहां से यहां हम जाएंगे, साइज तो अभी भी बढ़ेगा। देखो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे, भाई यहां सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन थे, यहां उससे 10 ज्यादा हो गए, यहां उससे 18 ज्यादा हो गए, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शेल बढ़ेगी, साइज तो अभी भी बढ़ेगा। लेकिन यहां से यहां गए रिपल्शन बहुत अच्छा था क्योंकि सारे S और P के थे। यहां से यहां गए तो रिपल्शन थोड़ा सा इसकी वजह से वीक हो गया। इन 10 इलेक्ट्रॉन ने कोई रिपल्शन नहीं लगाया जो लगाना चाहिए था, तो इसके कारण यहां से यहां साइज तो बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज नोन एज, ये किसकी वजह से हुआ, तो इसे हम बोल देते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि भाई जो D और F के इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन नहीं लगा पाते, दिस इज नोन एज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे हैं।
अब ध्यान रखना इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट से होगा क्या, वहीं घूम फिर कर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पर आएंगे। पुअर शील्डिंग समझना बहुत जरूरी है इनर्ट पेयर इफेक्ट समझने के लिए। तो पुअर शील्डिंग समझ आया, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन धक्का नहीं लगा पाते, अंदर से साइज नहीं बढ़ा पाते, तो हो गया पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग से हुआ क्या, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि ये मान लीजिए इसको पकड़ लेता हूं मैं 4s को, इस पर लगना चाहिए था 100 यूनिट का रिपल्शन, बहुत ध्यान से समझना, 100 यूनिट का रिपल्शन लगना था, लगा 50 यूनिट का रिपल्शन सिर्फ। तो ये न्यूक्लियस से दूर होना चाहिए था क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होता, लेकिन अब कम लगा है तो ये न्यूक्लियस से जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा पास है। भाई न्यूक्लियस से इसकी जो डिस्टेंस है वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि रिपल्शन कम लगा है इसलिए अब इसकी डिस्टेंस ये है, पहले ये यहाँ होना चाहिए था, अब ये यहाँ है, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस घट गई इसकी। तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, बहुत ध्यान से सुनना, इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होना चाहिए था कम, है ज्यादा, क्योंकि रिपल्शन नहीं मिला ना, अंदर से दूर नहीं गया, पास है। तो जितना इसके ऊपर ये अट्रैक्शन, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, ये अट्रैक्शन इतना होना चाहिए था, डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए, तो अट्रैक्शन कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पास आ गया तो अट्रैक्शन हो गया ज्यादा। अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो गया ज्यादा तो बहुत ध्यान से समझना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। भाई ये दूर था तो आराम से इसको ले जाते, अब ये पास आ गया, अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। ऐसे ही जब मैं इससे इस पर जाऊंगा तो फिर से डी भी आएंगे और एफ भी आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पूरा हो जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से बाहर निकलकर बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा पीछे रह गया, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अब इंटरेक्शन इतना ज्यादा है कि ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे, ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन से मना कर देते हैं, वी आर नॉट अवेलेबल। इनके ऊपर इंटरेक्शन इतना बढ़ जाता है, अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि जो इन्हें बॉन्ड बनाना चाहिए था नहीं बना पाते, तो उस कह सकते हैं हम इनर्ट हो गए। भाई पहले बहुत आसानी से बाहर निकल रहे थे, अब नहीं निकल पा रहे, तो इनर्ट हो गए, रिएक्ट नहीं कर पा रहे। इनर्ट यही तो है कि रिएक्ट ना कर पाए, अब ये रिएक्ट नहीं कर पा रहे, बॉन्ड नहीं बना पा रहे, और ये एस इलेक्ट्रॉन के साथ ही सबसे ज्यादा होगा, पीडीएफ के साथ नहीं होगा, सिर्फ एस के साथ, क्योंकि वही न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन डलते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बनाने से मना कर देना, दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर, वो एस के 2 इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो S के इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो S के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर जो अट्रैक्शन लगना चाहिए था उससे ज्यादा लगता है, या उल्टा बोले जो रिपल्शन लगना चाहिए था उससे कम लगता है। उसकी वजह से ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, इनर्ट हो जाते हैं। कौन, एक पेयर, कौन सा S, उसी को क्या कहते हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्यों है, तो वो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण। पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पाते, रिपल नहीं कर पाते, वो इनर्ट पेयर है, उसकी वजह से हुआ क्या, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर हुई बात। तो दिस इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट से होगा क्या कि जो इनकी वैलेंसी होनी चाहिए थी, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो चलिए सबसे छोटा, सारी वैलेंसीज दिखाता है, -3 से लेकर +5 तक की सारी वैलेंसी दिखाता है। लेकिन मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल के साथ, ये देखिए PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, इसका मतलब क्या है, +3 +5 ये वैलेंसी है इनकी। तो इसकी भी सेम ही ग्रुप है ना, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, इसकी भी यही होगी, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ने तो पार्टिसिपेशन से मना कर दिया ना यहाँ, तो 2 माइनस कर लीजिए, ये बनाना मुश्किल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके, भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके तो ये बना दे, तो ये तो PCl3 PCl5 बना सकता है। लेकिन अगर मैं Sb की बात करूं, अब क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आपको करेंगे कि भाई SbCl3 और SbCl5 बताओ दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल। तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, ये ज्यादा स्टेबल, 5 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट, 2 तो मना ही कर देंगे ना पार्टिसिपेट से, तो 3 ज्यादा स्टेबल।
उल्टा पूछ लेंगे, बताओ HbCl3 और HbCl5 में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन। तो ये बहुत सिंपल चीजें होती हैं लेकिन इनको कॉम्प्लेक्स करके बताया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, तो सोचो जो अपना Cl किसी को दे देगा, मान लीजिए Cl दे दिया अपन ने किसी भी एक एलिमेंट को, हाइड्रोजन को ही दे दिया, मान लीजिए हाइड्रोजन को Cl मिला, तो हाइड्रोजन Cl से मिलकर HCl बन गया, तो H पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, H कैरी प्लस चार्ज। अगर H पर प्लस चार्ज आ गया तो पहले जीरो था प्लस, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो जो अपना Cl जल्दी दे देगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इससे HbCl3 में कन्वर्ट होने की जल्दी है, इसे नहीं है, क्योंकि ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाने जाता है। इसका मतलब ये Cl जल्दी देगा, ये Cl जल्दी देगा, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, तो कैसे भी पूछ सकते हैं, बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वैलेंसी देखें और वहाँ पता करें इनर्ट पेयर इफेक्ट, 2 वैलेंसी कम करके स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें।